वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं समीकरण और क्या होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले जानते हैं समीकरण क्या होता है। तो देखो, समीकरण हमारा एक तरह का गणितीय कथन है। क्या एक गणितीय कथन है जो दो व्यंजकों को बराबर बताता है, बराबर दर्शाता है, या दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। एक ऐसा गणितीय कथन एक ऐसा गणितीय कथन जो व्यंजकों की दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। यानी दो व्यंजन आपस में जो उनके जो मान है वो मान में दोनों व्यंजन बराबर है, यह इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, यह एक हमारा एक समीकरण है। इस समीकरण में देखो, ये वाला भाग अपने LHS कहलाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। यानी अपने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और राइट साइड वाला राइट हैंड साइड वाला कहलाता है। ये बराबर का जो चिन्ह है जिसको हम समता चिन्ह भी कहते हैं, ये चिन्ह बताता है कि इस वाले व्यंजक का जो मान है वो इस व्यंजक के मान के बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक का मान राइट हैंड साइड वाले व्यंजक के मान के बराबर है। यहां पे देखो, ये जो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक है x+5, यह चर तथा अचर राशियों से बना है। यानी इसके अंदर चर राशि और अचर राशि दोनों राशियां हैं, और अपना राइट हैंड साइड वाला एक अचर राशि है। हमने पिछले अध्याय बहुपद के अंदर जाना था कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम यहाँ पे बहुपद को ही आगे समीकरण के रूप में पढ़ रहे हैं। एक तरह से मैं बोलूं तो अगर मैं बहुपद किसी बहुपद का मान अगर मैं 0 के बराबर रख दूं, किसी बहुपद का मान अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो ये हमारा समीकरण कहलाएगा। समीकरण कहलाएगा। बस इतनी छोटी और सिंपल चीज होती है हमारा समीकरण। अब जानते हैं कि प्रकार कितने होते हैं, समीकरण के कितने होते हैं। जैसे हमने बहुपद के अंदर देखा था, बहुपद के अपने पदों के आधार पर और घातों के आधार पर प्रकार थे। तो समीकरण में चरों के आधार पर और घातों के आधार पर प्रकार होते हैं। यानी हमने अब जो चैप्टर का नाम था अपने के
दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, ये चरों के आधार पर था। चरों के आधार पर सबसे पहला होता है एक चर वाला। क्या होता है? एक चर वाला होता है। एक चर वाले का मतलब है यानी कि जैसे हमने पहले यहां पे एग्जांपल लिया था वाला समीकरण x + 5 = 7, इस समीकरण के अंदर चर कौन सी राशि है? क्या 5 चर है, 7 चर है, या जो x है वो एक चर राशि है? तो हमारी जो x है वो क्या होती है? हमारी चर राशि होती है। यानी जो अपने अल्फाबेट है, जो अपने A to Z वाले, ये हमारी चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। यानी इस पूरे समीकरण में अंदर आपको x के अलावा कोई और अल्फाबेट नजर आ रहा है क्या? यानी अगर पूरे समीकरण में केवल और केवल x अल्फाबेट है तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। यानी पूरे समीकरण के अंदर ओनली एंड ओनली यानी केवल और केवल एक अल्फाबेट होना चाहिए, तो ही वो समीकरण एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। अब दो चर वाले समीकरण, दो चर वाला, अब एक चर वाले में एक अल्फाबेट होगा तो दो चर वाले में दो अल्फाबेट होंगे। वो अल्फाबेट ए बी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, के जे भी हो सकता है, या एक्स वाई भी हो सकता है, या वाई जेड भी हो सकता है। यानी कि अपने ए टू जेड के बीच में कोई भी दो अल्फाबेट हो सकते हैं। मैंने इसको ले लिया 2x + 3 = 0। यहां पे अपने देखो पूरे समीकरण के अंदर एक x और y, दो चर है, तो ये हो गया हमारा दो चर वाला। अब तीन चर वाला, जैसा कि आपने एक चर और दो चर वाले के नाम से जान लिया कि जितना उसके अंदर संख्या बताई गई है चरों की, समीकरण के अंदर भी उतने ही चर होंगे। तो यानी अपने तीन चर वाले में कितने चर हो जाएंगे? तीन। 2x + y + z = 7। इसके अंदर देखो x, y और z, ये तीन चर हो गए। तो ये थे चरों के आधार पर अपने समीकरण के प्रकार, यानी एक चर वाला समीकरण, दो चर वाला और तीन। अब आता है घातों के, जैसे बहुपद होते थे घातों के आधार पर, एक बहुपद, घात बहुपद और त्रिघात बहुपद, वैसे ही समीकरण में भी होता है। जिस समीकरण की घात एक हो, क्या हो? घात, समीकरण की घात क्या हो? एक हो, वो अपना रैखिक समीकरण कहलाएगा। जिस समीकरण की घात द्विघात समीकरण कहलाएगा, और जिस समीकरण की घात तीन हो वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। और समीकरण की घात कैसे निकालते हैं? वैसे ही जैसे हमने बहुपद की घात निकाली थी। यानी समीकरण में दिए गए चरों में यानी समीकरण में दिए गए चरों की उच्चतम घात, समीकरण में दिए गए चरों की उच्चतम घात अपने समीकरण की घात कहलाएगी। ठीक है, बस ये तो थे समीकरण के प्रकार। अब जानते हैं समीकरण को हल करने की विधियां। हम यहाँ पे जो चैप्टर तीसरा है इसके अंदर समीकरणों को हल करने की अलग अलग विधियां देखेंगे। इसके अंदर हमारी तीन विधियां हैं। पहली है ग्राफ्य विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है विलोपन विधि।
तो क्या होती है ग्राफ्य विधि, क्या होती है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, देखते हैं। तो देखो ग्राफ्य विधि में क्या होता है, ग्राफ्य विधि में हमने को दो समीकरण, इन तीनों में ही अपने को क्या है, दो दो समीकरण दिया जाएंगे, दो समीकरण। दो समीकरणों की आपस में तुलना करके ही हम इन तीनों विधियों का उपयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसके समीकरण अपने व्यापक रूप ही ले रहा हूं। C2 बराबर 0, ये हमारे दो समीकरण है। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी यह दो समीकरण है। इस समीकरण के अगर हम ग्राफ्य विधि से अगर इसका हल देखें, तो ग्राफ्य विधि से क्या करते हैं, हम इनकी टेबल बनाते हैं। ऐसे टेबल बना के x और y का जो हम मान लेते हैं दोनों समीकरण का, हम एक चर का मान क्या करते हैं, कल्पना से रखते हैं। जैसे इसका मान हमने x का मान 0 रखा, तो इस पूरे समीकरण में जब x का मान 0 रखा जाएगा तो y का क्या मान आता है, वो मान हम यहां लिखेंगे। ठीक है, मैं मान रहा हूं जैसे हमारा y का मान आया 2, क्या आया, 2 आया, और यहाँ पे वापस एक, यहाँ एक मान लेते हैं और ये दूसरा मान लेंगे, यानी अपने को दो मान की कल्पना करनी होती है। और x का अगर मैं मान यहाँ 1 रखूं, और 1 रखने पर मेरे y का मान आया 4, क्या आया, 4 आया। इसी तरह दूसरे समीकरण की भी कल्पना कर लेनी है, और यहाँ रख लू मैं 1 और 2, और इसका मान आ गया 3 6। ऐसे दो सारणी बनानी है, और फिर क्या करना है, अपने ग्राफ खींचना है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और ये अपना मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को अपने ग्राफ के अंदर दर्शाना है, और फिर उन बिंदुओं का क्या करना है, मिलान करना है। ऐसे जैसे ये पहले समीकरण की लाइन हो गई, और ये हमारे दूसरे समीकरण की लाइन हो गई। तो यहां पे ये जो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां पे जो एक्स वाई का मान होगा वही हमारे समीकरण का हल होगा। ये होता है एक ग्राफ्य विधि। ठीक है, ग्राफ्य विधि से हल निकालने का तरीका होता है ये। ठीक है, इसको हम करेंगे क्वेश्चन के द्वारा। तो उससे पहले हम थोड़ा प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और विलोपन विधि क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरा विधि आता है अपना प्रतिस्थापन विधि। क्या आता है, प्रतिस्थापन विधि। देखो शॉर्ट में समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह से रखना। जैसे मैं यहाँ पे मेरी इस हथेली में पेन रखा है, और मैं इस पेन को यहाँ से उठा के मैं इसमें रख लूं, तो मैंने इस पेन का क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। ऐसे ही अपने को दो समीकरण दिए जाएंगे। जैसे ये अपने को दो समीकरण दिए हैं, तो एक समीकरण से x या y किसी का भी आप मान उठा के दूसरे समीकरण के अंदर रखेंगे, तो हमारे जैसे अब मैंने यहां से x का मान रखा, तो यहां पे मेरे y का मान निकल जाएगा। समीकरण दूसरे में किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। या अगर मैं यहां से y का मान उठा के रखूं, तो यहां मेरे दूसरे समीकरण के अंदर x का मान निकल जाएगा।
अब जैसे ही एक मान निकला तो हम दूसरे मान को वापस समीकरण के अंदर रखेंगे, अपने ज्ञात मान को समीकरण के अंदर रखेंगे तो अपने दूसरा मान भी निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मेरा x का मान निकला है तो मैं समीकरण 1 में जब वापस x का मान रखूंगा तो मेरे y का मान भी निकल जाएगा। यानी कि एक समीकरण से मान को उठा के दूसरे समीकरण में रख के समीकरण का हल ज्ञात करना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, अब देखो जान लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। यानी अगर यहां पे अपने दो समीकरण हैं, यहां मेरे दो समीकरण हैं, या तो मैं इन समीकरणों को पहले क्या करूंगा, इनके गुणांक बराबर करूंगा। पहले क्या करूंगा, इनके गुणांक समान करूंगा। जिस भी चर को मुझे हटाना है, गायब करना है, विलुप्त करना है, उसके मैं गुणांक बराबर करूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x को विलुप्त करना चाहता हूं तो मैं a1 बराबर a2 करूंगा। क्या करूंगा, a1 बराबर a2 करूंगा। जिससे क्या होगा, x का जो मान है वो बराबर हो जाएगा। x का मान बराबर होते ही या तो मैं इसको प्लस या माइनस संक्रिया द्वारा x को हटा दूंगा। तो अगर मैं इन दोनों समीकरण का दूंगा तो मुझे वापस एक ही समीकरण मिलेगा, और एक समीकरण में x नहीं होगा, ओनली y होगा। क्या होगा, y होगा। तो वो एक तरह से एक स्तर वाला रेखिक समीकरण बन जाएगा। और एक स्तर वाले रेखिक समीकरण को का हल कैसे ज्ञात करना है वो मैं आसानी से पता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर y का मान एक तरह से मान ले b1 b2 y बराबर प्लस c1 प्लस c2 आया, तो हम क्या करेंगे, c1 c2 को उधर भेज देंगे तो y का मान आ जाएगा c1 c2 माइनस c1 c2 बटा b1 b2। ऐसे ये y का मान क्या करेंगे, वापस समीकरण 1 में रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आइए हम सबसे पहले ग्राफीय विधि के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहां दिया गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए समीकरण युग्म। अपने यहां दो समीकरण दे रखे हैं, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा हो तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमें यह बताना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत कैसे ज्ञात करते हैं, कोई समीकरण हमारा संगत है या असंगत है, यह हमें कैसे ज्ञात होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो समीकरणों के जो गुणांक है उन गुणांकों के अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणांकों के अनुपात निकालेंगे। जैसे x के गुणांक है a1 a2, y के गुणांक है b1 b2 और अचर पद है उसके गुणांक हो गए अपने c1 c2। तो इन गुणांकों के अनुपात की आपस में तुलना करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा जब हम ग्राफ खींचेंगे उसकी रेखाएं कैसी होगी। रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, या रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलेगी, या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर यानी समपाती होगी, यानी एक ही पथ पे दोनों रेखाएं चलेगी। इसके लिए देखो ये समझते हैं एक ये छोटी सी टेबल, इसके अंदर हमने 3 कंडीशन होती है अपनी। पहली कंडीशन कहती है एक दूसरे को काटती है। तो रेखा एक दूसरे को कब काटेगी, यानी रेखा एक दूसरे को कब प्रतिच्छेद करेगी। तो इसके लिए देखो ये हमारे दो समीकरण है। अगर a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के बराबर नहीं हो,
इसका अनुपात क्या हो, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिषेध करती, क्या करती हैं, प्रतिषेध करती, यानी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में काटती, और जहां पे वो काटेगी वो प्रतिच्छेदन बिंदु ही हमारा क्या होगा, हल होगा। तो दो रेखाएं क्या एक से ज्यादा बार एक दूसरे को काट सकती है, क्या नहीं काट सकती, यानी कि ऐसे समीकरण के हमारा केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल क्या होगा, एक हल होगा ऐसे समीकरण, यानी कि इस समीकरण के अपने अद्वितीय हल होंगे, यानी कोई दूसरा हल नहीं होगा इस समीकरण का। और अगर किसी समीकरण का हल निकल रहा है, क्या कर रहा है, हल निकल रहा है, x और y के मान हमें ज्ञात हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा समीकरण संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। यानी हमारी अगर ये वाली कंडीशन बन रही है कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो हमारा समीकरण क्या होगा, संगत होगा। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिषेध होगी। हल कैसा होगा, केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब दूसरी कंडीशन में क्या है, जब बराबर B1 और C1 और C2, जब ये तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जब तीनों ही अनुपात हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होती है। कैसी होती है, समपाती, यानी कि एक ही पथ पर चलने वाली, एक ही पथ पे चलने वाली हो जाएगी, यानी उस पे हर बिंदु पे x और y का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी हर बिंदु पे अगर x और y का मान बराबर होगा, यानी वो हर बिंदु पे x और y का मान निकलेगा। यानी ऐसी रेखाओं के जो हल होंगे वो अनेक होंगे, अनंत होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे इसके। और हमने अभी देखा था, अगर किसी समीकरण का हल निकल रहा है तो वो क्या होगा, संगत होगा, भले हल एक निकले या अनेक निकले, लेकिन हल निकल रहा है यानी वो समीकरण कैसा है, संगत समीकरण है, यानी ये भी हो जाएगा अपना संगत। यानी कि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात, अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समपाती होगी। समपाती होगी इसका मतलब अनेक हल होंगे, और हल है इसका मतलब क्या है, समीकरण संगत है। अब तीसरी कंडीशन अपनी आती है, x और y गुणांकों का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन अचर पदों के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होगा। ऐसे जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी, एक दूसरे के साथ साथ चलेगी, कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। हम तुम्हारे साथ साथ वाली बात करते करते चलेंगे, और ऐसी स्थिति में अगर काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं निकलेगा तो हमने कहा हल है तो संगत है, हल नहीं तो असंगत। तो ऐसी स्थिति अपना युग्म बन जाएगा, असंगत युग्म बन जाएगा। आइए वापस क्वेश्चन की तरफ। यहां प्रश्न के अंदर हमें देख के बताना है, ये प्रश्न क्या जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो चलो पहले तो A1 का मान है अपने 1, A2 का मान है 2, B1 का मान है 3, B2 का मान है -3, C1 का मान है 6, सॉरी इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये हमारे को
इस तरफ रखा है, जब इसका पक्षांतरण होगा तो x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। हमारा समीकरण तो पूरी तरह से होता है, यानी कि C1 का मान हो जाएगा -6 और C2 का मान -12। अब जांच करते हैं तीनों कंडीशन की। सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं, सबसे पहले तो अपने A1 बटा A2। A1 बटा A2 क्या निकला अपना? A1 बटा A2 निकला 1/2। B1 बटा B2 क्या निकला? B1 बटा B2 निकला 3 बटा -3, यानी कि माइनस का 1/1। माइनस तो आगे आ जाएगा, यानी 1/1, यानी एक तरह से बोल सकते हैं हम 1। यहाँ मान आया है 1/2 और यहाँ मान आया है 1। अगर बटा के रूप में लिखा तो 1/1 वरना 1, तो क्या हमारा 1/2 और ये जो माइनस का 1 है, क्या ये बराबर है? नहीं है, ऑब्वियसली बराबर नहीं है। तो हमारी कौन सी कंडीशन हो गई? कंडीशन नंबर फर्स्ट ही हमारी यहाँ अप्लाई हो गई। पहली ही परिस्थिति हमारे सामने यही आ गई कि जो अपनी रेखाएं होगी वो एक प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, और क्या होगी? प्रतिच्छेद रेखाओं के साथ इनका अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। अद्वितीय हल होगा और संगत युग्म है अपना। तो देखो तो हमने कहा था ग्राफ विधि है तो मानों को मानेंगे। क्या करेंगे? मानों को मानेंगे, यानी कि हमारा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहां अगर x का मान निकालूं तो 6 माइनस 3y, x का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3y आ जाएगा। जहां पे यहां पे देखो, अगर मैं y का मान 0 रखूं, क्या रखूं? y का मान 0 रखूं तो अपने x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 6। x का क्या मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 6। और अगर मैं y का मान 0 का रखूं, 0 यहां रख लिया है, और अगर मैं y का मान अपने 2 रखूं, क्या रखूं? 2 रखूं, तो देखो 6 माइनस 6 यानी कि 0। ये अपनी x की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे यहाँ पे x का एक मान 0 आया और x का एक मान 6 आया। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं इसकी। x और y, ऊपर x का मान लिखना। x का मान क्या है? एक 6 है और एक 0 है, तो मैं 0 वाला पहले लिख रहा हूँ, 6 वाला बाद में लिख रहा हूँ। 0 पे y का मान क्या लिया था? 2 लिया था। 6 पे y का मान क्या लिया था हमने? 0 लिया था। तो ये हमारे समी एक टेबल बन गई, यानी सारणी बन गई। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 की भी सारणी बनानी है। हमारे यहाँ पे देखो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हम जब यहाँ पे अब x का मान निकालते हैं, x का मान आ जाएगा अपने 12 माइनस 3y बटा में 2। यहाँ हमारा ये x का मान आ रहा है। आगे देखो, इसके लिए टेबल बनाते हैं हम। यहाँ पे समान था 12 माइनस 3y बटा में 2। 12 माइनस 3y बटा में 2 था। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे y का मान रखूं, y का क्या मान रखना है? y का मान यहाँ पे -4 रखूं। क्या रखूं? माइनस के 4 रखूं, तो मैं x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा अपने 12 माइनस 3 माइनस 4 बटा में 2। तो x बराबर हो जाएगा -3 है क्या हमारे यहाँ? एक मिनट,
माइनस तो यहाँ थे, यहाँ आ जाएगा अपने प्लस के 3। तो यहाँ हो जाएगा ना 12 माइनस 12 बटा 2, यानी x का मान हो जाएगा 0। x का क्या मान आ गया? 0 आ गया। अब देखो, अगर मैं दूसरा यहाँ पे y का मान 0 रखूं, क्या रखूं? y का मान 0 रखूं, तो x बराबर 12 माइनस 3, सॉरी 12 प्लस 3, यहां आ जाएगा, ये तो मान 0 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 12 बटा 2, यानी x का मान आ जाएगा 6। x का मान क्या आ गया? 6 आ गया। टेबल बनाते हैं हमारे यहाँ पे, x और y, x और y। x का मान जब 0 था तो y का मान था -4, और जब x का मान 6 रखा तो y का मान हो गया 0। अब देखो, इस पहली टेबल को जब हम यहाँ पे इसके बिंदु लगा, यानी कि ये वाली रेखा है, अपनी पहली रेखा है, ये पहली रेखा जिसका समीकरण है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसका पहला बिंदु है कि x का मान तो है 0, y का मान है 2। x का मान क्या है? 0 है, और y का मान 2 है, जो अपने ग्राफ के अंदर यहाँ आएगा। और x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो इन दोनों रेखा बनेगी। और दूसरा अपना जो समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसका हमें यहाँ अपनी टेबल बनी थी, इसके देखो x का मान 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा? -4। y का मान -4, और x का मान जब 6 तो y का मान क्या आ जाएगा? 0। और जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे यहाँ पे 6,0 पे अपने दोनों रेखाएं क्या हो रही है? एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। यानी कि हमने कहा था कि जहां रेखाएं प्रतिच्छेद होगी क्या होंगे? x और y के मान होंगे, यानी हम x का मान 6 और y x का मान 6 और y का मान 0 मिला। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 6 और y बराबर 0। बस यही हल निकालना था हमें। एक बार राइट डाउन कीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि हमें ये बताना है जो ये रेखाएं हैं वो एक दूसरे के है संपाती है या एक दूसरे पे काटते हैं, यानी प्रतिच्छेद है। यानी हमें अपने वही तीनों परिस्थितियां देखनी है जो उनके गुणांकों के अनुपात को देखना है कि अगर गुणांकों का अनुपात एक दूसरे के बराबर आ रहा है तो समपाती है, अगर पहले दो अनुपात बराबर आ रहे हैं और तीसरा नहीं आ रहा है तो समांतर है, और अगर पहले ही दो आपस में बराबर नहीं आ रहे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी अद्वितीय हल है। यानी इन दोनों के क्या करने अपने को परिस्थितियां चेक करनी, यानी एक तरह से बोल दो संगत या असंगत चेक करना है। संगत या असंगत चेक करना है। तो देखो सबसे पहले तो a का मान निकालते हैं। a1 बराबर 5, a2 बराबर, b1 बराबर -8 और b2 बराबर -24/5 और c1 बराबर 1 और c2 बराबर
3/5। इस परिस्थिति में देखो, सबसे पहले रखते हैं अपन a1 बराबर a2, क्या आया 5/3, b1 बटा b2 -8 और -24/5। अब देखो ये वाला माइनस तो आपस में कट जाएगा। 8 की टेबल यानी 8 के पहाड़े से 8 गया एक बार और 24 गए 3 बार। अब देखो जब भी ऐसे यूं बट्टा में भिन्न होती है तो ये वाला जो नीचे वाली भिन्न का हर है वो क्या चला जाएगा, ऊपर वाले भिन्न के अंश की गुणा में चला जाएगा, यानी अपना जो 5 है वो 1 के गुणा में चला जाएगा। यहाँ पे वापस भिन्न बन जाएगी 5/3, 5/3। अब देखो तीसरी कंडीशन, C1 और C2 का मान 1 है, C2 का मान 3/5 है। वही यहाँ वाली कंडीशन बन गई, 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 हो गया, 5/3 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन तीनों का मान बराबर, इन तीनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर C1 C2। जब भी ये बराबर है इसका मतलब रेखाएं कैसी है, समपाती है। कैसी है, समपाती है। और रेखाएं समपाती है, अनेक हल है, अनेक है यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है। और तीसरा संगत युग्म। अपने देखो, अपने को पता चल गया कि अनेक हल है। यहां लिखा है कि अगर अनेक हल है तो हमें क्या करना है, ग्राफ से उसके हल ज्ञात करने हैं। ग्राफ से क्या करना है, हल ज्ञात करने हैं। यहां पे देखो अपना समीकरण ले लेते हैं एक बार। समीकरण क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं, परिमित है एक तरह से, तो मैं इन दोनों में से कोई भी समीकरण ले सकता हूं। समीकरण का जो मान है वो एक ही आएगा, समीकरण का जो मान है वो एक ही आएगा। तो अगर मैं इनमें से पहला वाला समीकरण ले लूं अपने सरल रूप में, तो देखो 8y = 1 है या +1, हाँ +1 = 0। यहां पे देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालनी है ये वाली कंडीशन बनेगी अपने, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। x बराबर 8y - 1/5, ये आ गया x का एक तरह से मान। अब क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। अब सारणी है तो देखो दोनों संपाती है तो हमें एक टेबल बनाने की जरूरत है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दोनों समीकरण लेना चाहते हैं तो देख लो आप, इस समीकरण अब अगर मैं इस पूरे समीकरण के अंदर, अगर मैं पूरे समीकरण को इस समीकरण की तरफ
को बदलना है। क्या करना है, इस समीकरण के रूप में, इस समीकरण को इस समीकरण के रूप में बदलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या, पूरे समीकरण को 5/3 से गुणा, पूरे समीकरण को 5/3 से अगर मैं गुणा कराऊं तो देखो यहां देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 5x, 3 की टेबल 24 कट जाएगा 8 बार, ये 5 से 5 घट गए यानी कि -8y, 3 से 3 और 5 से 5 कट जाएगा यानी प्लस का 1 बराबर 0। ये देख लो दोनों समीकरण हो गए बराबर। इसका मतलब ये दोनों समीकरण क्या है, बराबर आ रहे हैं, दोनों के समीकरण का गुणांक बराबर है, दोनों के सब मान बराबर है। इसका मतलब दोनों समीकरण क्या है, एक तरह के समपाती है। ये चीज हमने पिछले यहाँ पे सिद्ध कर ली थी कि दोनों क्या है, समपाती है। एक ही टेबल बना रहे हैं, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान और यहाँ पे y का मान रख लेंगे। अगर मैं y का मान -4 लूं, जैसे यहाँ पे y का मान क्या ले लूं, -4, क्या बना लेते हैं, y बराबर -4, दिख तो रहा है ना, हाँ, माइनस है तो x का मान आएगा, x का मान आ जाएगा देखो 8 - 4 -1/5 यानी x बराबर हो जाएगा माइनस के 32 और 1 माइनस के 33/5 यानी कि माइनस का 6.6, माइनस के 6.6, 6.6। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे दूसरा अगर मैं y का मान यहाँ पे अगर मैं 0 लूं, क्या लूं, 0 लूं, तो x का क्या मान आएगा, तो देखो अगर y का मान 0 लूं तो यहाँ पे तो 8 तो 0 हो जाएंगे अपने, 0 - 1/5 यानी कि -1/5 हो जाएगा। और 1 के अंदर जब 5 का भाग दिया जाता है तो अपने 0.2 आता है, ये माइनस का सिंबल आगे लग जाएगा यानी कि y का मान है, यहाँ दोनों अपने y का मान 0 लेने पर x का मान आ जाएगा अपने -0.2। x का मान क्या आया था, -6.6 और y का मान था 4। अब देखो ये वाली टेबल हमारे इस ग्राफ के अंदर हमको बनानी है, तो सबसे पहले x का मान देखते हैं। x का मान है -6.6, तो यहाँ आप देखो x का मान, यहाँ x डैश है यानी इस तरफ हमारे x का क्या मान है, माइनस में मान है, तो ये x का मान 6 से आगे 0.6 तक बढ़ना है यानी अपने 0.2, 0.3, 0.4 और 0.6। और यहाँ पे y के मान को 4 पॉइंट तक लेना है यानी माइनस के 4 पॉइंट y लेना है और x का मान लेना है 6.6। तो यहां अपना पॉइंट आएगा, कहां आएगा, अपना पॉइंट आएगा। और दूसरे में देखो y का मान तो 0 है और x का मान है -0.2 यानी कि ये 0 और माइनस में 0.2 यानी यहां पे ये मान आ जाएगा अपने। अगर मैं इन दोनों मान को मिला लूं, अगर मैं इन दोनों मान को क्या कर लूं, ऐसे एक दूसरे से मिला लूं, तो ये हमारा एक तरह से
इस रेखा का समीकरण बन गया, इस समीकरण की ये रेखा बन गई। ये रेखा जहां पे ये जो मान है अपना, इसको बिंदु ए नाम दे दूं, जिसका अपने निर्देशांक हो जाएगा -0.2, और ये अपना जो बिंदु है वो बिंदु बी है, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे -6.6, -4। तो इस तरह हमारा ये जो ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ का समीकरण होगा 5x - 8y + 1 = 0। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था उसका हल है। राइट डाउन कीजिए यहां से। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, संपा एक सेल से कुछ पैंट और शर्ट खरीद के लाई। संपा दुकान पे बाजार गई और एक सेल लगी थी जहां से उसने कुछ शर्ट और पैंट खरीदे। जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा, जो ये तुमने ये सामान खरीदा है इसके क्या वैल्यू यानी किस भाव से खरीदा है, तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, कि कितनी पैंट और कितनी शर्ट खरीदी। तो क्या है, जो अपनी संपा थी वो मैथमेटिशियन थी, तो उन्होंने कहा है एक गणित के सवाल के रूप में, पहेली के रूप में पूछ लिया कि शर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। यानी शर्ट खरीदे गए पैंट के अगर दुगने से 2 कम कर लूं तो उसके शर्ट की संख्या आ जाएगी। और कहा कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4। अब सहेलियों की ये जानने के लिए आप सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने शर्ट और पैंट खरीदे हैं। अब क्या सहेलियां तो इतने मैथमेटिशियन है नहीं, अपन करेंगे कि चंपा ने कितने शर्ट और पैंट खरीदे हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे पैंट की संख्या लूं और शर्ट की संख्या को x मान लो, तो हमारा पहला समीकरण क्या बनेगा? पहला समीकरण है कि शर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के दुगनी से 2 कम है। यानी कि अपनी पैंट की संख्या y है, शर्ट की संख्या उसकी दुगनी से 2 कम है। दुगनी से क्या है? 2 कम है। और दूसरे में बोला है शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या 4 गुनी से 2 कम है। यानी कि दूसरा समीकरण बन जाएगा अपने 4x - 2 बन जाएगा। अब देखो, हमारे पास 2 समीकरण हो गए। 2 समीकरण होते ही हमें ग्राफीय विधि से इनका हल निकालना है। तो इन दोनों का क्या बनाना पड़ेगा? सारणी बनाना, तो दोनों की टेबल बना लो, सीधा अपना हल निकल जाएगा। तो पहले के अंदर देखो, अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रखूं, x का मान क्या रख लूं? 0 रख लूं x का मान, तो y का मान क्या प्राप्त होगा? y का मान हो जाएगा ये तो 0 हो गया, 0 + 2 यानी कि 2। y का मान अपने 2 आ गया। अगर मैं x का मान 2 रखूं तो यहाँ प्लस है या माइनस है? हाँ, माइनस है अपने। यानी y का मान यह जाएगा यहाँ पे
-2 और यहाँ y का मान आ जाएगा 2। अब देखो इसकी टेबल क्या बनेगी, इसकी टेबल बन जाएगी एक्स वाई। एक्स के हमने दो मान लिए थे 0 और 2। जब एक्स का मान y का मान क्या आया, -2 आया। और जब x का मान 2 लिया तो y का मान भी क्या आया, 2 आया। एक समीकरण की टेबल ये बन गई। दूसरे की टेबल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x का जो मान है अपने, वो x का मान अगर मैं 0 लूं, क्या लूं, 0 लूं, तो y का क्या मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -4, -4 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ x का मान 1 लूं, तो y का मान आ जाएगा 0। तो अपन दूसरी तो अपनी टेबल बनेगी यानी सारणी बनेगी, वो बन जाएगी x और y। x के हमने दो मान लिए थे 0 और 1, y का मान क्या आया, -4। जब x का मान 1 लिया तो y का मान क्या आया, 0। अब इन दोनों के जो अपने बिंदु बनेंगे, जैसे पहली टेबल के अपने बिंदु बन जाएंगे 0, -2 और 2, 2, ये दो बिंदु बन जाएंगे। और दूसरी टेबल के अंदर 0, -4 और 1, 0। इन चारों बिंदुओं को जब हम ग्राफ के अंदर लेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर ये पहला समीकरण की लाइन है, अपने पहले समीकरण की लाइन है। और दूसरे में देखो समीकरण की लाइन यहां से आ रही है, जहां पे ये एक बिंदु यहाँ पे इन्होंने मार्क किया था और दूसरा यहाँ पे। देखो ये दोनों रेखाएं अपने इस बिंदु पे कट रही है, यानी बिंदु Q पे कट रही है, जिसका निर्देशांक है 1, 0। Q का निर्देशांक क्या है अपने, 1, 0 है। यानी कि x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 0। अतः x हमने किसको माना था, x हमने माना था पेंटों की संख्या को x माना था और शर्टों की संख्या को y माना था। यानी उसने सेल से सिर्फ एक पेंट खरीदी। तो इस तरह हम किसी भी समीकरण के अपने जो समीकरण युग्म दिए जाएंगे, उस समीकरण युग्म को हम जांच सकते हैं कि वो एक दूसरे की जो उनकी रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे के समांतर होगी या एक दूसरे के समपाती होगी। और हम उसको ग्राफीय विधि द्वारा उसके एक्स और वाई यानी उसके चरों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।